नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 10 के जो गणित के 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट कर दिए थे। इसी से पहले हमने लास्ट में एक रेखिक समीकरण वाला चैप्टर कंप्लीट किया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद आपका आता है द्विघात समीकरण। तो आज हम द्विघात समीकरण चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो आप देखें चैप्टर 4 का नाम द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या है? तो हमने इससे पहले द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। वो था हमने चैप्टर 2 जिसमें द्विघात बहुपद था, है ना। द्विघात बहुपद में हमने पढ़ा क्या था कि द्विघात बहुपद होता px बराबर x² + 3x + 2। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि यह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें जो x चर में ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें जो चर x है उसमें सबसे बड़ी घात x की क्या है? 2 है। इसलिए इस घात के नाम पर ही इसको द्विघात बहुपद कह देते हैं। अगर इसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर मान लें, जैसे हमने ये द्विघात बहुपद दिया x² + 3x + 2, आपको ये द्विघात बहुपद दिया। अगर इसको 0 के बराबर मान लें तो यही बहुपद क्या हो जाता है? यही बहुपद हो जाता है द्विघात समीकरण। 0 के बराबर मानने से तात्पर्य ये है कि हम x का ऐसा मान निकालेंगे कि इस समीकरण में अगर वो मान रख देंगे तो वो मान क्या हो जाएगा? इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उस मानों को हम शून्य को बोलते थे द्विघात बहुपद में, तो यहाँ पर उसको शून्य की भी बोलते हैं और यहाँ उसको मूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मूल। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, मतलब x के ऐसे मान कि उस समीकरण में अगर हम मान रख दें तो उस समीकरण का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता। या ऐसे भी बोल देते हैं कि उस समीकरण को वो संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे इसके 2 मान रहेंगे, इसलिए समीकरण के वर्ग समीकरण जो रहता है, द्विघात समीकरण रहता है, उसके 2 मूल रहते हैं। तो उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो द्विघात बहुपद तो हो गया। अब द्विघात जो समीकरण रहता है, तो द्विघात जो समीकरण रहता है उसमें 3 पद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। एक तो x² वाला, एक x वाला और एक बिना x वाला, मतलब अचर पद। तो ये तो x² वाला पद है, ये x वाला पद है और ये अचर पद है। तो यहाँ पर इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो ये जो द्विघात समीकरण रहता है उसका स्टैंडर्ड रूप रहता है और इसी रूप में सभी द्विघात समीकरण रहते हैं। आपको मैं कुछ द्विघात समीकरण के उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि x² बराबर आपको दिया है 0, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। एक आपको जैसे दे दिया x² + 1 बराबर 0, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। एक दे दिया x² + 4x + 1 बराबर 0, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि द्विघात समीकरण होने के लिए हमें सिर्फ ये जरूरी है कि x² वाला पद होना चाहिए। x² वाले पद के अलावा अगर कोई भी पद नहीं है तब भी वो द्विघात समीकरण ही कहलाता है। जैसे इसमें देखें कि x² बराबर 0, इसमें एक ही पद है, और x² बराबर 0 इसमें एक ही पद है। इसका मतलब यह भी द्विघात समीकरण है। हमको इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे x² + 0x और +0 बराबर 0, इसको इस रूप में भी तो लिखा जा सकता है ना। इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि उसमें x² वाला पद होना चाहिए, बाकी के पद हों अथवा ना हो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें x² वाला पद है और एक अचर पद है, तो यहाँ पर x वाला पद नहीं है, तो हम इस समीकरण को भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख दिया? x² + 0x और +1 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया और ये पूरा प्रॉपर द्विघात समीकरण लिखा है। x² वाला पद भी है, बिन x की घात 1 वाला पद भी है और अचर पद भी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जैसे 4x + 3 लिखा है बराबर 0, तो आप कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है? नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x² वाला पद है ही नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए x² वाला पद होना चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही द्विघात समीकरण है और x की घात सबसे ज़्यादा 2 होना चाहिए, तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक समीकरण में आपको लिख दूं कि x की घात 3 + 3x² + 2x + 4 बराबर 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? तो इसमें x² वाला पद भी है और x वाला पद भी है और अचर पद भी, तो यह द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए शर्त ये भी है कि जो सबसे बड़ी घात है चर की, x चर है यहाँ पर,
तो सबसे बड़ी घात है जो चर की x वो 2 होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आप समझ गए होंगे। जैसे एक उदाहरण और लिखते हैं कि जैसे 2x² लिखा है, आपको देखें यहाँ पर x² लिखा है, यहाँ पर -x² लिखा, यहाँ 3x लिखा है, यहाँ प्लस का 2x लिखा और यहाँ पर प्लस का 4 बराबर 0। अब इस समीकरण को आप ध्यान से देखें कि क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखें कि इसमें x² वाले पद भी हैं और x वाला पद भी है और अचर पद भी, तब यह द्विघात समीकरण हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो x² वाले पद आपको दिख रहे हैं, अभी x² वाला आपको पद 1 बनाना, क्योंकि द्विघात समीकरण में पद 1 होता है, तो 1 बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये 2x² है, दिख रहा है 2x², यहाँ पर ये x² और x² दोनों माइनस के, ये 2x² हो जाएंगे। ये 3x माइनस का 2x प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पर देखें कि x² वाले पद दोनों 2x और 2x हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये तो कट गया और यहाँ पर x माइनस का और प्लस का 4 बराबर 0 आपके सामने बचा। तो हमने इस समीकरण को थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिखा, तो हमको पता चला कि इसमें x² वाला पद है ही नहीं, मतलब x² वाला पद दिख तो रहा था लेकिन वो आखिरी में जाके कट गया, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो मतलब हम समीकरण को जब तक सिंपली फॉर्म में नहीं लिखते, हम यह नहीं कह सकते कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप ये द्विघात समीकरण के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण की यहाँ पर ज़रूरत क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार हम करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक आयत है, आयत तो समझते होंगे कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये एक आयत है, तो इसमें आमने सामने की भुजा, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। इस वाली भुजा को लंबाई बोल देते हैं l, और इस वाली भुजा को क्या बोल देते हैं? विड्थ, चौड़ाई। ठीक है, तो आपको प्रश्न ये दे दिया कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? 300 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग स्क्वायर में मापते हैं। तो इस पर 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और आपसे बोल दिया कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, यहाँ से आपको बोल दिया। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो हमको ये पता चल रहा है कि जो लंबाई है उसको चौड़ाई के पदों में व्यक्त किया गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं कि चौड़ाई मान लो x मीटर लंबाई की है, x मीटर है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो दुगने से 2x से 1 अधिक होगी। तो इस प्रकार ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई हमको पता चल गई हैं, और हमको क्षेत्रफल भी दिया। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि हमको 300 दिया ही है। लंबाई का मान हमको पता है 2x + 1 और चौड़ाई का मान हमने माना x बराबर 300। अब ये आपको समीकरण दिख रहा होगा, इसको आगे हल करेंगे तो ये एक वर्ग समीकरण बनेगा, और इसी वर्ग समीकरण को हम पूरा हल करेंगे। हल करने से तात्पर्य x का मान निकालेंगे। तो x का मान मतलब यहाँ पर हमको पता चल जाएगी कि इसकी चौड़ाई क्या है, और चौड़ाई पता चल गई तो इसकी लंबाई भी पता चल जाएगी। तो इस प्रकार के हल करने, इसी प्रकार के कुछ टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम वर्ग समीकरण का उपयोग करते हैं। जैसे हमने इससे पहले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़े थे, उसमें रेखिक समीकरण के 2 युग्म बनाते थे समस्याओं को पढ़कर, और उन समीकरणों को हल करके हम और x और y का मान निकालते थे। तो उसी प्रकार की ऐसी कुछ समस्याएँ रहती हैं जो वर्ग समीकरण से हल होती हैं, और उस रेखिक समीकरण में जो कई समस्याएँ थीं उनको वर्ग समीकरण से भी हल किया जा सकता था। लेकिन कुछ और समस्याएँ होती हैं जो केवल वर्ग समीकरण से हल होती हैं, तो उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए हम वर्ग समीकरण का प्रयोग करते हैं। वर्ग समीकरण ही द्विघात समीकरण है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दें कि अब हम चैप्टर को ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सिर्फ इतनी बातें समझनी थी। 4.1 जो प्रश्नावली उसको समझने के लिए केवल इतनी ही बातें समझनी थी। इसके बाद हम कुछ और बातें पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट है वर्ग समीकरण का, और इसके बाद चैप्टर 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो और हम 4.1 के जो कुछ सवाल हैं, इनमें ये चेक करना है आपको कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। और द्विघात समीकरण के बारे में आपको मैंने बता दिया कि उनको चेक कैसे करेंगे, कि उनमें x² वाला पद होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दें कि पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको दिया है, सॉल्व करके ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना। तो पहला प्रश्न आपको दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक, तो ये आपको पहला प्रश्न दिया है, आपको ये बताना कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, और फिर बाद में हम देखते हैं कि जो सिंपली फॉर्म में आएगा फिर उसमें x² वाला पद बचता है या नहीं बचता। तो यहाँ पर ध्यान दें
कि इसमें इन दोनों एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है और 2x माइनस 3 दिख रहा है, तो इधर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a की घात 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी मतलब 2x और प्लस 1। तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो ये हो गया। इसके बाद इसको अंदर 2 का गुणा करेंगे 2x और माइनस का 6j हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसको और हल करते हैं अपन। जैसे अब इसको और तो देखिए यहाँ हल हो गया यहाँ तक। अब हम एक तरफ कर लेते हैं पूरे को। तो एक्स स्क्वायर जो है ही पहले इसे प्लस का 2x आपके सामने है ही और प्लस का 1 है बराबर ये 2x को हम इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा और इस तरफ आपका कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 बचेगा। ठीक है, अब इसको और आगे हल करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये 2x माइनस का है और यहाँ पर 2x ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कट जाएंगे और यहाँ पर x 1 और 6 बचेगा 7 बचेगा मतलब x प्लस 7 बराबर 0। इसका जो अंतिम रूप है वो ये है। तो इससे हमको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसका मतलब यह एक वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पर लिख दीजिए यह एक द्विघात समीकरण है ना। क्या है? द्विघात समीकरण और वर्ग समीकरण एक ही होता है, द्विघात समीकरण है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार आप इसको करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व में ही लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया ध्यान में। दूसरा क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। ठीक, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। अब इसको चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इस तरफ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इधर माइनस का 2 है और माइनस का 2 का हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो माइनस का 2 का प्लस का 3 में गुणा होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 का x में गुणा होगा माइनस के में प्लस का 2x हो जाएगा। अब इसको एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर जिस तरफ रहता है उसी तरफ लाते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x तो है ही, इसको इस तरफ ले आए तो प्लस का 6x और ये माइनस का 2x बराबर 0। अब इसको और आगे हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर 2x और 2x हो जाएंगे माइनस के 4x और प्लस का 6 बराबर 0। तो इस प्रकार इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला पद है, मतलब ये तो पूरा प्रॉपर ही वर्ग समीकरण है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार इनको हल करना। अब इसके बाद ये पहला और दूसरा हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं ये और ये। अब हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है x माइनस 2 प्लस 1 है, x माइनस 2 और x प्लस 1 है, ये दिया और बराबर में आपको दिया है x माइनस 2 प्लस का 1 ये वाला क्वेश्चन, x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3 ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर इसको और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखते हैं वर्ग समीकरण बनता है कि नहीं। तो x का इस पूरे कोष्टक में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2 का इसमें गुणा होगा माइनस का 2x और माइनस का 2 बराबर, इधर x का इस पूरे कोष्टक में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का x और माइनस का 3। तो ये गुणा करना आपको आता ही होगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस प्लस का x और ये माइनस का x, तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा और ये माइनस का 2 और इधर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तरफ इस तरफ ले आते हैं पूरे पद को। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 तो है ही, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। अब इसको और हल करते हैं। यहाँ पर ये से ये कट रहा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x और ये माइनस का 2x, तो ये आपका हो गया माइनस का 3x और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का ये है तो 3x प्लस 1 हो जाएगा और बराबर 0। तो इस प्रकार अंतिम रूप में हमारा ये है बचा। इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसका मतलब यह है द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको तीसरा, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर का, इसमें यह द्विघात समीकरण नहीं। इसके बाद हम चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आई भी सॉल्व देखो इसका। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको दिया x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर है x प्लस 5 के x प्लस 5 के। अब आपको ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कौन सा नंबर का? चौथे नंबर क्वेश्चन, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी आपको गुणा ही करना है। तो x का इस पूरे कोष्टक में गुणा होगा 2x स्क्वायर और प्लस का x, और इस 3 का इसमें गुणा होगा 3 दूनी 6x और माइनस का 3, और बराबर में आपका चल रहा है x का अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। अब इस रूप में आ चुका है। अब हम x स्क्वायर की तरफ इसको पूरे किस तरफ उठा के ले आते हैं। तो इस तरफ 2x स्क्वायर है और ये प्लस का x और माइनस का 6x, तो 5x तो यहीं बचा और माइनस का 3 ये है, और इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो x स्क्वायर और माइनस का 5x और ये, और बराबर में आपका 0। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो 5x है ये माइनस का है और ये भी माइनस का, तो ये 10x हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 10x और ये 3, यहाँ पर माइनस का 3 अकेले ही है, माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इसको हल करने के बाद आपने देखा कि ये मतलब वर्ग समीकरण की प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। तो इसका मतलब यह है एक द्विघात समीकरण। क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है ना। इस प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन रहे। इसके बाद हम कुछ जो क्वेश्चन बचे देखिए। अब हम 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व। क्या दिया 5वें नंबर क्वेश्चन? ये वाला है ना, 2x माइनस 5 2x माइनस 1 और x माइनस 3 है ना। ये दिया है 2x माइनस 3 और बराबर में दिया है x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है। ये आपको पूरा दिया। अब इसको आपको चेक करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप वहीं इसका हम गुणा ही कर लेते हैं। गुणा करेंगे 2x का इस पूरे कोष्टक में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x का इस माइनस के इसमें गुणा होगा 6x आएगा, इस माइनस का इसमें गुणा होगा माइनस का 1 और प्लस का 3 हो जाएगा बराबर। x का इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5x और माइनस का 5। ठीक। तो ये आपका हल होकर इतना हो गया। अब इसको हम एक तरफ पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 2x स्क्वायर है माइनस का 6x और ये हो जाएगा आपका 7x और प्लस 3, इधर बराबर में x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 5x, तो ये प्लस का 4x और माइनस का 5। अब इसको इस तरफ ले आओ तो यहाँ पर ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5। ये पूरा पद हमने ये पूरा उठा के इस तरफ ले आया और उसके चिन्ह बदल दी। यहाँ पर ध्यान दें कि ये 2x स्क्वायर ये है और ये माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर तो बचेगा। ये 7x है और ये 4x है, तो ये आपका 11x हो जाएगा। ये 3 है और ये 5 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये अंतिम रूप में ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर देखें तो ये पूरा वर्ग द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक क्या है? द्विघात क्या है? समीकरण है। ठीक। ये हल हो गया। इस प्रकार इसको हल करना है। इसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया है VI वाला सॉल्व। x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो इसमें इस तरफ तो कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं, इस तरफ तो वैसे ही वैसा लिखना, उसी तरफ हल करना। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर था, हमने इसको खोल लिया। अब इस पूरे पद को इस तरफ ले आओ उठा के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 माइनस x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 4 बराबर 0। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो ये हो गया 3x और 4x 7x और प्लस का 1 और ये माइनस का माइनस 3, 7x माइनस 3 बराबर 0। मतलब अंतिम रूप में आपका इस तरीके से ये दिखेगा 7x माइनस 3 बराबर 0। मतलब यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं VII, मतलब 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है।
एक्स प्लस, इसको देखते हैं बी डबल आई को सॉल्व करके देखते हैं क्या लिखा है। एक्स प्लस टू का होल क्यूब, एक्स प्लस टू का होल क्यूब मतलब घात 3 बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला लगेगा जो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें, उसको मैं लिख के बता देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूला तो ये होता है। इसके बाद एक माइनस वाला फार्मूला होता है, वो भी लगेगा अगले वाले क्वेश्चन में। तो वो क्या होता है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक, तो ये दो फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर x की जगह, a की जगह क्या है आपका x है और b की जगह आपका क्या है 2 है। तो x की लिख देते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना। तो x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b मतलब 2, फिर आएगा 3a इंटू बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को रख के ये इस तरफ लिखा गया। और यहाँ पर हम ध्यान दें, इधर 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x की घात 3 हो जाएगा और माइनस का 2x। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो x की घात 3 प्लस का 8, तो ये हो गया। यहाँ पर 3x स्क्वायर मतलब 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया जी। यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 को 12x हो जाएगा जी। और यहाँ पर ये 2x की घात 3 है, तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस 2x की घात 3 और ये प्लस का 2x बराबर 0। ठीक है, तो ये इस रूप में आपका समीकरण आ चुका। अब इसको हल करते हैं। तो x की घात 3 है और माइनस 2x की घात 3 है, मतलब यहाँ पर x की घात 3, तो ये बच गया माइनस का। अब एक्स स्क्वायर वाला पद ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला और पद दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसे ही कैंसिल लग दो 6x स्क्वायर। और x की घात 1 वाला पद ये 12x है और ये 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। अब अचर पद में आपको दिख रहा 8 है, तो ये 8 है और कुछ तो है नहीं, बराबर 0। तो इसके बाद हमारा जो समीकरण अंतिम रूप में आया वो ऐसा दिख रहा है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं, यह एक त्रिघात समीकरण है। तो यह है नहीं है द्विघात समीकरण, है ना। इसका आंसर आपका क्या जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपको करना है। इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर पहले का जो अंतिम क्वेश्चन, हमको ये भी इसको भी चेक करना कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है कि अभी मैंने बताया था कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर a की जगह आप इसमें लगाना है, तो a की जगह तो आपका x है और b की जगह आपका क्या है 2 है। तो पहले तो इसको सोल्व भी करके लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर क्या आ गया आपका x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। ठीक है, बराबर में इसमें फार्मूला लगाए। तो क्या है, a की घात 3 मतलब x की घात 3 माइनस b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 और माइनस का 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू b मतलब 2 और प्लस का 3a तो x और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार इस समीकरण को हम हल करेंगे। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 और माइनस का x और प्लस का 1। यहाँ पर क्या बचा, x की घात 3 और ये माइनस का 8 हो गया और ये 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया और ये 3 को 12x हो गया। ठीक है, अब इस पूरे को इस तरफ ले आते हैं। वैसे देखें तो ये x की घात 3 से x की घात 3 वैसे ही कटेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं और बराबर के उस साइड है। पहले हम इसको x की घात 3 को छोड़ कर इसको बाकी को लेकर लेते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 तो है और इस पूरे को इस तरफ ले आए तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 12x हो जाएगा और बराबर आपका 0। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 4x स्क्वायर ये 6x स्क्वायर तो बचा क्या 2x स्क्वायर, ये माइनस का x और ये 12 भी माइनस का, तो ये हो गया 13x। इसके बाद ये अचर पद 8 तो ये और ये 1 तो 8 और 1 9 बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये एक प्रॉपर वर्ग समीकरण बन गया। तो यहाँ पर ये लिख देंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो इनको मैंने थोड़ा स्पीड में करवाया है क्योंकि ये सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद हम कुछ
तो देखिए 4.1 के कुछ और क्वेश्चन जो कि हमको लिखे हैं और इनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, हमें इनको हल नहीं करना। तो व्यक्त कैसे करते हैं पहले हम वो सीख लेते हैं। तो आइए हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहला क्वेश्चन दिया, ध्यान देना है ना, क्या करेंगे हम उसे। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया, 528 है। क्या दिया, 528 वर्ग मीटर है। यदि क्षेत्र की लंबाई, तो वर्ग आयताकार भूखंड है, तो यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से ही समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये आयताकार भूखंड है। एक आयताकार मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये आयताकार भूखंड है और इसका क्षेत्रफल आपको दिया 528 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक, मान लेते हैं ए, बी और सी, डी इसका नाम है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल आपको दिया है 528 वर्ग मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको प्रश्न में और कुछ दिया है कि क्षेत्र की लंबाई, तो लंबाई हम इसको बोलते हैं, दिस इज लंबाई, ये है आपकी लंबाई, है ना, ये लंबाई है आपकी, इसको लंबाई बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी लंबाई है और ये आपकी क्या है, चौड़ाई। ये तो आप जानते ही होंगे, तो ये आपकी क्या है। तो एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है तथा क्षेत्र की लंबाई, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के, मतलब इसके क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक है। मतलब यहाँ पर जो लंबाई है उसको चौड़ाई के पदों में बताया गया, चौड़ाई से उसकी तुलना की गई। क्या की गई है कि चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक है। मतलब जो चौड़ाई है अगर उसको दोगुना कर दिया जाए और 1 अधिक है, दोगुना करके उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो वो लंबाई के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर चौड़ाई से तुलना की गई है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम मान के करेंगे, एक मान लेंगे कि इसकी चौड़ाई क्या है, x है। इसमें आपको चौड़ाई को ही मानना पड़ेगा क्योंकि दिया क्या है कि चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक है। मतलब जो लंबाई है अगर हम चौड़ाई को दोगुना करके और उसमें 1 जोड़ दें, हाँ 1 अधिक है, सॉरी है ना, 1 अधिक है, तो चौड़ाई को अगर दोगुना करके उसमें 1 जोड़ दें तो हम लंबाई भी पता कर लेंगे। तो हमको मानना क्या है इसमें, चौड़ाई। इसको आपको ध्यान रखना, प्रश्न को पढ़कर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको मानना क्या है। तो हम मान लेंगे कि माना कि, क्या मानेंगे, माना कि आयताकार भूखंड दिया है आपको, आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, मीटर में दिया सब कुछ है ना, चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब चौड़ाई x मीटर है तो हम प्रश्न से समझ सकते हैं कि लंबाई क्या होगी। अगर चौड़ाई x मीटर है तो हम लिख देंगे तब लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई आपकी क्या होगी, लंबाई क्या होगी चौड़ाई के दोगुने से। तो चौड़ाई x है तो उसका दोगुना क्या होगा, 2x, दोगुने से 1 अधिक, मतलब 2x + 1। तो ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई 2x + 1 इसकी लंबाई हो जाएगी, ये मीटर में। ठीक, तो ये हमने प्रश्न के आधार पर मान लिया क्योंकि प्रश्न में आपको दिया था कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है तथा क्षेत्र की लंबाई की तुलना यहाँ पर चौड़ाई से की गई कि चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हमने चौड़ाई मान ली और लंबाई हम निकाल लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि आयताकार, क्या जानते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। ये आप भली भांति जानते हैं कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्योंकि हमको क्षेत्रफल तो 528 दिया ही है, कितना दिया, 528, और लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है यहाँ पर 2x + 1 और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई x मानी x, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, 528 आएगा। ये हमको प्रश्न में दिया है क्योंकि उसका क्षेत्रफल दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको इस तरफ लिख देता हूँ मैं। तो 2x + 1 × x, इसको इस तरफ लिख दिया, बराबर 528 आपका उस तरफ हो गया। ठीक, अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए x का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x² और ये हो जाएगा प्लस का x और बराबर में आपका क्या चल रहा, 528। ठीक, अब इसको और आगे हल करते हैं तो x² की तरफ हम पूरे पदों को ले आते हैं। तो x² प्लस का x है और माइनस का क्या हो जाएगा 528 और बराबर में क्या बचेगा 0। तो ये हमने इस प्रश्न की जो समस्या दी थी उस समस्या को हमने वर्ग समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। तो इस प्रश्न में हमको यही लिखा है
कि द्विघात समीकरण के रूप में आप इसको निरूपित कीजिए जो समस्याएं दी हैं। तो हमने इस प्रश्न में जो समस्या दी थी उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा, 2x² + x - 528 इसका आंसर है। अब इन समस्याओं को हमने वर्ग समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। अब इस वर्ग समीकरण को हल करके हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हल नहीं करना, लेकिन हम इसकी लंबाई चौड़ाई को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो क्रमागत क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। इसको समीकरण के रूप में आपको ये लिखा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो आप जानते होंगे कि अगर ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर जो 0 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3, इस तरफ जाएगी अनंत तक ये, और इस तरफ जाएगा +1 लिख 2 और 3, इस तरफ भी अनंत तक जाएगी। तो यहाँ पर जो नंबर लाइन पर मैंने जो नंबर दर्शाए हैं वो सभी नंबरों को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और 0 के इस साइड वाले जो नंबर हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और इस साइड वाले जो नंबर हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब ये है जैसे यहाँ पर एक ये है और एक 2 है, तो 1 और 2 ये क्रमागत पूर्णांक हैं, 2 और 3 भी ये क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक से मतलब ये कि लगातार जो पूर्णांक आते हैं, जिन दो पूर्णांकों का अंतर 1 होता है उनको क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आप प्रश्न में आप आते हैं। प्रश्न कौन सा दिया, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है कि दो क्रमागत पूर्णांक दिए हैं। तो ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक तो मान लो आप x, पूर्णांक x व लगातार है, तो एक x+1 होगा, x+1 है ना, क्योंकि लगातार है दोनों, क्रमागत मतलब लगातार, तो एक x होगा और एक उससे एक बड़ा होगा। तो ये हमने मान लिया। तो अब हमको दिया है इन दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब x गुणित x+1 का गुणनफल आपको क्या दिया है, प्रश्न में दिया 306 है। कितना है, 306 है। अब इसको हल कर लेंगे तो आपका फिर वर्ग समीकरण बन जाएगा। तो हल कर लो, इसका x का अंदर गुणा करेंगे तो x² आएगा, प्लस का x और बराबर 306। 306 को आप इस तरफ ले आइए तो ये आपका x² प्लस का x और माइनस का 306। इस प्रकार जो दी गई समस्या थी उससे हमने क्या बना लिया, एक वर्ग समीकरण बना लिया। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। तो देखिए, आप तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है ना। क्या दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन और उसकी माँ की जो आयु है उनका अंतर दिया है, एक 26 वर्ष बड़ी है ना। ठीक है, रोहन की माँ रोहन की आयु से 26 वर्ष, मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसके बाद क्या दिया, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों की आयु का गुणनफल कब, अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें कि माना रोहन की आयु मान लीजिए, यहाँ पर आप माना रोहन की आयु, आपको मानना रोहन की वर्तमान ही मानना पड़ेगा, है ना, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो ये हमने मान लिया x वर्ष है। तो इसकी माँ की आयु क्या होगी, तो इसकी माँ उससे सब 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, x + 26 वर्ष होगी, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया कि वो 26 वर्ष बड़ी है। तो ये हमने मान लिया, और जो प्रश्न में दिया उसके आधार पर हमने उसकी माँ की आयु निकाल लिया। अब प्रश्न में आपको क्या दिया है, आप लिखते हैं प्रश्न अनुसार, है ना, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार
प्रश्न में आपको दिया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, है ना। तो अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब जो रोहन है उसकी आयु अब से 3 वर्ष पश्चात x + 3 होगी, ठीक है। और रोहन की जो माँ है उसकी आयु x + 26 है, तो अब से 3 वर्ष पश्चात x + 26 + 3 होगी। और उन दोनों की आयु का गुणनफल आपको स्पष्ट रूप से दिया है कि 360 हो जाएगा उनका गुणनफल। तो ये आपकी समस्या है, इससे आप वर्ग समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो आप समस्या लिख दी हमने, क्या है, x + 3 है, और इसको लिख दें x + 26 + 3 हो गया तो 29 हो गया, और बराबर 360। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस का 29x, 3 का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 3 का 29 में गुणा होगा तो 87 87 हो जाएगा, और बराबर 360, ठीक है। तो ये आपने गुणा करके समीकरण इस रूप में जमा लिया। अब हम इसको और सिंपल फॉर्म में करते हैं। तो ये हो गया आपका x², ये 29x, और 3x आपका हो जाएगा 32x, और ये आपका 87 पहले ही से है, और 360 आपका ये इधर आ गया, बराबर 0। अब 360 में से आपको 87 घटाना, और आपका वर्ग समीकरण बन गया। तो ये आपका x² + 32x। अब इसको इसमें से घटा देते हैं, माइनस का बचेगा क्योंकि 360 बढ़ा 3 बचा, और 8 16 गए तो 8 बचा, और यहाँ पर 283 बचा, बराबर 0। तो ये आपका जो समस्या दी थी उसका द्विघात समीकरण बन के तैयार है। x² - 32x प्लस 32x - 283। तो इस प्रकार आप समस्याओं के वर्ग समीकरण बना सकते हैं, और उन वर्ग समीकरणों को हल करके आप समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, तो है ना। तो वर्ग समीकरण का हम यही उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, अब हम इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, जिसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान से देना है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर चाल के बारे में बात की गई है। तो आप जानते हैं कि आपने क्लास 9th या पहले क्लास में पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये वाला फार्मूला। अब इसी फार्मूले के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसको हम और अच्छे से लिखते हैं। देखो कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अगर इसी फार्मूले से हम समय का मान निकालना चाहें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल, ठीक। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अगर इसी फार्मूले से हम दूरी का मान निकालना चाहें तो दूरी बराबर हो जाएगा आपका समय गुणित चाल। तो इसी फार्मूले से ये 3 चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अगर इसी फार्मूले से हम क्या करते हैं, अगर 2 चीज़ों का मान दिया हो तो तीसरी चीज़ अपने आप निकल आती है। अब हम प्रश्न पे ही आते हैं, ठीक है। इन फार्मूलों को आप ध्यान से देखना। प्रश्न में दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। उसके बाद दिया है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह वही दूरी तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती। तो आपको रेलगाड़ी की चाल बताना। तो हम यहाँ पर रेलगाड़ी की जो चाल है उसको क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तो माना क्या माना, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर, है ना, x किलोमीटर प्रति आवर मतलब घंटा। ये हमने मान ली, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं। प्रश्न अनुसार ठीक है। अब प्रश्न में दिया है कि 480 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। तो 480 किलो, यहाँ पर समय दिया है, समय 3 घंटा अधिक, मतलब इसमें समय की हमको तुलना करनी है। तो यहाँ पर 480 किलोमीटर अगर वो दूरी तय कर रहा है तो 480 किलोमीटर दूरी उसने तय की होगी। अगर 480 किलोमीटर की दूरी में अगर हम चाल का भाग दे दें तो चाल x किलोमीटर प्रति चाल से दूरी तय क्यों होगी की होगी। तो ये आपका क्या निकल गया, समय निकल गया, ठीक है। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 480 किलोमीटर की दूरी उसने निश्चित चाल x से तय की, तो उसको जो कितना समय लगा, 480 माइनस x समय लगा। अब क्या हुआ कि 480 किलोमीटर की दूरी ही उसने तय की। कितने की दूरी की, 480 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन अब उसका जो चाल है वो थोड़ी कम हो गई। तो कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x से कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम हो गई। तो अब उसको जो समय लगा वो 480 माइनस x माइनस 8 लगा,
है ना, समझ रहे हैं ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न में कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है, और वही निश्चित चाल को हमने x मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो उसको समय कितना लगा, 480 बटे x, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो 480 बटे x उसको समय लगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो अब उसने दूरी उतनी ही तय की, 480 किलोमीटर ही तय की, लेकिन अब उसको जो पहले समय लगा था उससे 3 घंटे अधिक समय लगा। समझ रहे हैं ना, जो पहले समय लगा था उससे उसको 3 घंटे अधिक समय लगा। ठीक है, तो पहले समय कितना लगा था, पहले समय उसको लगा था 480 माइनस एक्स, और अब उसको कितना समय लगा, 480 माइनस एक्स माइनस 8। तो जो पहले समय लगा था उससे 3 घंटा अधिक का समय लगा। तो यहाँ पर आप 3 का प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर चाल कम है और यहाँ पर चाल ज़्यादा है। अगर चाल कम रहेगी तो यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। और अगर चाल ज़्यादा रहेगी, मतलब 1 से चाल ज़्यादा है, यहाँ पर 1 से 8 कम है। अगर चाल आपकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर समय कम लगेगा। और कितना कम लगेगा, 3 घंटे कम लगेगा। ये आपको प्रश्न में दिया, तो आप इसको इस तरीके से भी समझते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझिए, क्योंकि चाल कम होने के बाद जो समय लगा वो पहले के समय से 3 अधिक था। तो जो पहले चाल कम होने के बाद जो समय है वो किसके बराबर होगा, पहले के समय और प्लस का 3। अब इसको ही सॉल्व करके हम वर्ग समीकरण बनाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखना। ये 480 माइनस एक्स माइनस 8 है ना, और ये हम 480 को इस तरफ ले आएंगे कि 480 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और बराबर में 3 बचेगा। मतलब दोनों के समय का जो अंतर है वो 3 है। इससे ये तात्पर्य। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लेना, क्या आएगा, x माइनस 8 होगा और इनटू में x होगा। ठीक है, तो ये ऐसे एलसीएम लेते हैं, ये आप जानते होंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर x माइनस 8 से तो x माइनस 8 कट जाएगा, x का गुणा 480 में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 480 x, और ये माइनस का चिन्ह ये वाला। ठीक, इसके बाद अगले x से x कट जाएगा और x माइनस 8 का 480 में गुणा होगा, तो 480 गुणित किसका गुणा होगा, x माइनस 8 का, और बराबर में आपका क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर तो आपका 480 माइनस एक्स है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 480 माइनस एक्स माइनस 8, और इसका इधर गुणा हो जाएगा 3 में। यहाँ पर 3 एक्स माइनस 8 और एक्स ये बचा। ठीक है, इसका हमने गुणा कर दिया इधर, और ये वैसे ही का वैसा लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान दें कि यहाँ पर आपको पता है कि ये 3 आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3। तो 3 इसमें भी है, और इसमें इस वाले पद में हम 3 से भाग दे सकते हैं, इसमें भाग दे सकते हैं 3 से, या यूँ कहें कि 3 को कॉमन लेके इनके बटे में कर दिया तो ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, है ना, क्योंकि ये ओवर सिंपल हो जाएगा भाग देने पर। तो 3 से आप यहाँ पर भाग देंगे, तो 480 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 बचा, 1 18 हो गया, 3 18, तो 160 एक्स आएगा। फिर माइनस, फिर आप 480 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ भी 160 हो जाएगा, है ना, और इस 160 हो गया, और यहाँ पर x माइनस 8 है, और यहाँ 3 से भाग देंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फिर आपका बचेगा x माइनस 8 और इंटू एक्स। ठीक, अब इसको आपको हल करना है। हल कैसे करना, ध्यान दें कि 160x तो ये है, इस माइनस के 160 का यहाँ गुणा कर देंगे तो माइनस का 160x हो जाएगा, और इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस, और 16 अट्ठे हो जाएगा 128, मतलब 1280, और इस x के अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक, तो ये इस रूप में आपका आ चुका है। अब इस यहाँ पर ध्यान दें कि 160 से 160 कट गया और आपके पास सिर्फ इतना बचा, तो इसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, है ना, यहाँ पर ध्यान देना, इसके नीचे ही करना है आपको। तो आपके पास क्या बचा, 1280 इस तरफ बचा, ये आपका 1280 इस तरफ बचा, और इस तरफ क्या बचा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, ये बचा। अब इस 1280 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास उस तरफ पहले इस क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और 1280 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 1280 हो जाएगा, और बराबर आपका 0। तो ये दी गई समस्या था, उसका वर्ग समीकरण ये है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है। तो ये हमारा 4.1 पूरी प्रश्नावली खत्म हुई। इसके बाद हम 4.2 अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।